हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका XD एक्सप्लेन चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है मेरे चैनल की। एंड मैं इस वीडियोस को नहीं डाल पा रहा था, इससे कुछ रीजंस है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी आप इस एपिसोड को एंजॉय करो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि बाहर बैठी होती है। उनमें से एक लड़की बोलती है, शाओ, क्या तुम मुझे बता सकती हो जो बाहर का वर्ल्ड है वो क्या माउंटेन जैसा ही है? क्या बाहर के जो लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा हैंडसम हैं? अगर हम कंपेयर करें जो बंदा आया था हमारे विलेज के अंदर पहले। ये सारी बातें सुनने के बाद जाओ बोलती है कि बाहर की दुनिया के अंदर बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स है जो कि हमारे माउंटेन से भी बहुत ज़्यादा लंबी है, और वहाँ पर कास्ट भी चलती है जो कि बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है एंड वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मैं तुम्हें बाकी की चीज़ें बाद में बताऊँगी। एंड ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। फिर वो जब ऐसे ही अपने घर में जाती है वो अपनी मदर को पुकारती है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है वो ही ग्रैंडपा की वो पहले वाली गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ उसने सिस्टम बिठाया होता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाते हुए बोलती है कि मदर, आपको ये क्या हुआ? आपके मुंह से खून क्यों निकल रहा है? तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अपना पैरासाइट तुम्हारे फादर के अंदर डाला था वो मुझ पर दोबारा अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये बात सुनने के बाद जाओ हैरान होती है एंड वो बोलती है कि मदर, क्यों ना आप उस पैरासाइट को वापस बुला लो। वैसे भी इतने साल हो गए हैं पर हमारे फादर कभी भी वापस नहीं आए, तो आप इतना सफ़र क्यों हो रहे हो? तभी उसकी मदर चलाते हुए बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है। तो मैं बता दूं, हमारी जो लड़कियां होती है वो उस पैरासाइट को सिर्फ एक ही बंदे को दे सकते हैं जिससे वो सच्चा प्यार करती है, और वो मैंने तुम्हारे फादर को दे दिया है। कभी भी मैं उसे वापस नहीं ले सकती, और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये सारी बातें सुनने के बाद जाओ यानी कि उसकी बेटी बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने घबराते हुए कुछ गलत बोल दिया। तभी उसकी मदर शांत होते हुए बोलती है कि जिस बंदे ने मेरे पैरासाइट को कंट्रोल करा है वो बहुत ज़्यादा स्किल वाला बंदा है। अभी के टाइम पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है और इतनी दूरी से मैं उसे नहीं हरा सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपनी हार्ट ईटिंग गू से इन्फेक्ट करो जो कि मैंने तुम्हें सिखाई है, और कल के दिन ही तुम यहाँ से जा रहे हो उसे ढूंढने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो जाओ होती है वो बोलती है कि बट मदर, क्या मेरी जो हार्ट ईटिंग पॉइजन है वो क्या मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी, और क्या मैं उसको हरा भी पाऊंगी? तभी उसकी मदर बोलती है कि उस पर्सन की जो टेक्निक थी वो कमाल की थी, बट जो उसका कल्टीवेशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा लो था। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आसानी से उसे कंट्रोल में ला सकते हो और उसे हरा भी सकते हो, और वो तुम्हारे सामने ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा। बस जाओ, तुम एक बात का हमेशा याद रखना, बाहर के जितने भी मर्द है वे सारे बेकार है। कभी भी किसी के भी प्यार में मत पड़ना। एंड चिंता मत करो, जो तुम्हारी मम्मी की टेक्निक्स है वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगी तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के लिए। ये सारी बातें सुनने के बाद जो जाओ होती है वो बोलती है कि मदर, आप चिंता मत करो, मैं कभी भी किसी भी लड़के को पसंद नहीं करूंगी। फिर उसके बाद हम लोग एक शानदार गाड़ी को देखते हैं एंड वो एक होटल के सामने रुकती है। होटल का वेट्रेस उस गाड़ी को देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा लग्जरी कार है और इससे एक लड़की भी बाहर निकल रही है। आखिर कौन इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि वो सुंदर लड़की उसके लिए गाड़ी भी चला रही है। तभी वहाँ से बैन निकलता है। बैन को देखने के बाद वो बंदा हैरान होता है। तभी बैन बोलता है कि ये गाड़ी तो कमाल की है, जो पहले हमने टैक्सी ली थी उससे तो कमाल की है ये बातें सुनने के बाद जो वेटर होता है वो भी हैरान होता है एंड वो सोचता है कि आखिर कैसे लोग आ गए। तभी बैन बोलता है कि आखिर ये कैसी प्लेस है। तभी लड़की बताती है कि मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि तुम्हें अच्छी सी ट्रीट दो, तो इसलिए मैं तुम्हें इस होटल में लेके आई हूँ। ये 7 स्टार होटल है। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है इसका मतलब मुझे यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, तुम्हें नहीं देने। और ये सारी बातें सुन के वेटर हैरान होता है कि आखिर ये कैसा बंदा है। तभी वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है जिसको बैन बड़े मजे से खा रहा होता है एंड वो सूरों की तरह खा रहा होता है। ये देखने के बाद पिंकी बोलती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों खा रहे हो? तभी बैन बोलता है कि मुझे हमेशा ये सिखाया गया है, कभी भी तुम्हें को खाना के लिए ऑफर करे तो तुम्हें अपने पूरे दिल से उसे खाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं खाओगे तो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद पिंकी भी हैरान होती है एंड वो बोलती है कि ये लड़का तो सच में एक सुअर प्रजाति का ही है। फिर वो उसे देखते हुए बोलती है कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई है, आखिर तुमने उनसे कुछ मांगा क्यों नहीं? तभी बैन बोलता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से नीडल्स लिए तो है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो? तभी पिंकी बोलती है मैं ये नहीं कहना चाहती थी, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तभी बैन अपने मन में बोलता है अगर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के सामने अपनी ग्रीडी पर्सनैलिटी दिखाता और सिर्फ
उनसे पैसे या कुछ मांग लेता या फिर कुछ भी डिमांड करता तो वो मुझे लालची इंसान समझते। मैंने सिर्फ उनके सामने निडल के सेट मांगे जिससे मेरा एक अच्छा इंप्रेशन बना है और भविष्य के अंदर मैं एक ऐसा कनेक्शन बना पाऊंगा तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ जो मुझे आगे जाके बहुत ज्यादा फायदे में रहेगा। ये बातें वो बैन अपने मन में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ पिंकी बोलती है कि तुम जानते भी हो मेरे ग्रैंडफादर कौन है। तभी जो बैन होता है वो अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखता है एंड वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि अच्छा तो बताना मेरे ग्रैंडपा के बारे में तुम क्या जानते हो। तभी बैन बताता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं वो एक ओल्ड चाइनीज डॉक्टर हैं और उसके पास काफ़ी अच्छी मेडिकल स्किल्स भी हैं। साथ में उन्होंने एक लड़की का दिल भी तोड़ा है। ये बात सुनने के बाद तो पिंकी हैरान होती है एंड वो बोलती है कि सच में तुम गधे के गधे ही रहोगे, तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड वो गुस्से में भी हो रही होती है और पिंकी गुस्से के साथ खड़ी होती है एंड वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा के बारे में इतनी अनाप शनाप नहीं बोल सकते, तुम मेरे ग्रैंडपा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एंड फिर वो अपने पंच को रेडी करते हुए बैन को मारने के लिए बढ़ती है एंड वो बोलती है कि अगर तुमने ऐसे मेरे ग्रैंडपा के बारे में भला बुरा कहा तो देख लेना मैं तुम्हें पीटने के लिए आ सकती हूँ। तभी बैन उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद पिंकी भी हैरान होती है। तभी बैन उसे अपने पास खींच लेता है एंड उसे पास में लेकर आकर बोलता है कि आखिर तुम मुझ पे ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या तुम हमारे एग्रीमेंट को भूल गए। तभी ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि कौन से एग्रीमेंट के बारे में। तभी बैन बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए। फिर हम लोग पास का सीन देखते हैं जहाँ पर बैन पिंकी घर पे आया होता है, जहाँ पर घर में अंदर घुसने से पहले पिंकी उसे अपने साइड में लेके चली जाती है एंड वो बोलती है कि देखो बैन तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए आ तो गए, अगर मेरे ग्रैंडपा ठीक नहीं हुए तो मैं तुम्हें नंगा करके पूरे शहर में घुमाऊंगी, इस बात को याद रखना। ये बात सुनने के बाद बैन हंसता है एंड वो बोलता है कि क्या सच में तुम्हें मुझे नंगा देखने का इतना शौक है। ये बात सुनने के बाद पिंकी भी हैरान होती है। फिर बैन बोलता है कि अगर मान लो मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा। ये सुनने के बाद पिंकी बोलती है अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए, अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें किस करूंगी। ये बात सुनने के बाद बैन बोला ठीक है तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक करने वाला हूँ और हमारी जो डील है उसका याद रखना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं पिंकी बैन के पास होती है। बैन बोलता है कि अब कुछ याद आया। तभी हम लोग देखते हैं कि पिंकी होती है वो बैन की गोदी में बैठी होती है और बैन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। ये बात सुनने के बाद पिंकी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है एंड वो बोलती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे याद है कि हमारा एग्रीमेंट क्या था, बट जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और मैंने कहा था अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ग्रैंडपा को पूरी तरह ठीक करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो बस 2 महीने और रुक जाओ, 2 महीने के अंदर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर दूंगा, उसके बाद किसके लिए रेडी रहना। ये सारी बातें सुनने के बाद जो पिंकी होती है वो अपने मन में बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट किस था और ये इतनी आसानी से ऐसी बातें कैसे बोल पा रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और फिर वो बैन से दूर होकर बैठ जाती है एंड शर्म के मारे बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाती है। ये सारी हरकतें देखने के बाद बैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये छोटी सी ट्रिक इसके ऊपर काम करेगी, अब ये शायद मुझसे और भी क्वेश्चन ना पूछे और इसको चुप करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और इसे क्या लगता है कि मैं इसके ग्रैंडपा के बारे में नहीं जानता। खुद सोचो एक ऐसा आदमी जो इतनी महंगी जगह पर इतने लग्जरी घर में रह रहा है, वो आम बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी घर की सारी चीज़ें शानदार थी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो, साथ में जो उसका बोलने का तरीका था वो भी एक हाई नोबल जैसा था। इसका मतलब सोसाइटी के अंदर उसका हाई स्टेटस भी है। अगर मैं इसके ग्रैंडपा के सामने पैसे या कुछ सामान मांग लेता तो वो मुझे वो चीज़ें देकर अपना और मेरा रिश्ता ख़त्म कर देता, बट मैंने उनसे इतनी छोटी चीज़ मांगी जिसकी वजह से वो मेरे एहसान के नीचे आ चुके हैं और वो हमेशा कोशिश करेंगे इस एहसान को उतारने की, जिससे मुझे फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेगा और यही है मेरा मास्टर प्लान। ये सारी बातें बैन अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी पिंकी उसके पास आती है एंड वो बोलती है कि वैसे ब्रदर बैन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो तुमने आज टेक्निक इस्तेमाल करी है क्या तुम वो मुझे सिखा सकते हो। वैसे भी 2 महीने बाकी है मेरे ग्रैंडपा को ठीक होने के लिए, क्या तुम मुझे वो नए नीडल वाली टेक्निक सिखा सकते हो। ये बात सुनने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि मुझे तो लगा था इतनी ज़्यादा एम्बेरसिंग बातें करने के बाद ये लड़की कुछ देर तक शांत बैठी रहेगी, पर ये तो अभी से मुझे दोबारा सवाल पूछने लग गई। बैन बोलता है कि वो मेरी एक यूनिक स्किल है, मैं आखिर कैसे किसी और को सिखा सकता हूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है कि अब मैं इसे कैसे समझाऊँ, उस टेक्निक को ये बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के नहीं कर सकती। तभी पिंकी उसके पास आती है एंड उसे साइड से हक करते हुए बोलती है कि तुम मुझे वो टेक्निक सीक्रेटली सिखा सकते हो, प्लीज़ बैन मान जाओ ना। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बैन बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है
एंड वो शर्माते हुए अपने मन में बोलता है कि ये चुड़ैल नहीं मानेगी और आज मैं इसको कैसे रोकूँ, ये हरकत करने से मान ही नहीं रही। तभी वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूँगा कि क्या तुम उस टेक्निक को कर सकते हो या नहीं। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि आखिर तुम मुझे कब तक ऑब्जर्व करने वाले हो इस टेक्निक को सिखाने के लिए। बैन बोलता है कि 2 साल तक। ये बात सुनने के बाद पिंकी हैरान होती है। फिर जो बैन होता है वो बोलता है कि ये हमारी एक लेजेंडरी टेक्निक है जिसको 9 साल में सीखा जाता है, तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि क्या ये कोई टेस्ट की तरह होने वाला है जो 2 साल तक तुम मुझे ऑब्जर्व करोगे। बैन अपने मन में बोलता है कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, ये लड़की सच मान रही है चीजों को। तभी बैन पिंकी को बोलता है हाँ, ये एक तरह का टेस्ट होने वाला है, अगर तुम्हें ये टेस्ट नहीं देना तो मना कर सकते हो। तभी पिंकी बोलती कि नहीं, मैं इसको जरूर सीखूंगी, तुम्हें जो भी टेस्ट लेना तुम ले सकते हो, मैं 2 साल तक तुम्हें मुझे इंस्पेक्शन करने के लिए परमिशन देती हूँ। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगा, उसके बाद ही आगे की बात बताऊंगा। एंड वो अपने मन में बोलता है कि इस लड़की को बेवकूफ़ बनाना कितना ज़्यादा आसान है। फिर हम लोग आधी रात को देखते हैं जहाँ पर गाड़ी से बैन और पिंकी जा रहे होते हैं। बैन बोलता है कि आज तो यार बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, मेरा तो पेट दुख रहा है। वैसे पिंकी, आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। तभी पिंकी बोलती है कि मैं तुम्हें इस शहर के सबसे ज़्यादा स्टाइलिश शॉपिंग मॉल में लेके जा रही हूँ। ये बात सुनने के बाद बैन कंफ्यूज होता है एंड वो भी मन में सोचता है कि आखिर मुझे शॉपिंग मॉल लेके क्यों जा रही है, क्या ये वो प्लेस है जहाँ पर सामानों को बेचा जाता है। फिर वैन पिंकी को बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे वैसे भी नहीं ले रही। एंड फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हुए बोलती है कि मैंने सीक्रेटली अपने ग्रैंडफादर का क्रेडिट कार्ड ले लिया था जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, मैं जितना चाहूँ उतना पैसा खर्च कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद बैन शॉक होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सच में ये तो अपने फैमिली मेंबर को नहीं छोड़ रही, ये मुझे क्या ही छोड़ेगी, बट ऐसी लड़कियां ही तो मुझे पसंद है। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक को देखते हुए पिंकी बोलती है कि आखिर ये गाड़ियाँ क्यों रुकी हुई हैं। तभी बैन वहां से उतरता है एंड वो बोलता है सामने की तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, चलो देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। ये देखने के बाद बैन बोलता है कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि एक सीरियस सिचुएशन है, हमें गाड़ी के अंदर आराम से बैठ जाना चाहिए, लगता है हमें कुछ देर तक और वेट करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद पिंकी गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है कि हम गाड़ी के अंदर क्यों बैठे, क्या तुम भूल गए हो कि हम डॉक्टर हैं, हमें वहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो एक्सीडेंट के अंदर है। एंड वो बैन को खींचकर लेके जा रही होती है और यहाँ पर बैन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता किसी को भी बचाने का। एंड वो अपने मन में सोचता है कि हम तो स्टूडेंट्स थे, आखिर हम डॉक्टर कब बन गए। तभी भीड़ के अंदर पिंकी जा रही होती है एंड वो बोलती है कि साइड हटो, हमें देखने दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट चला रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो उसका ड्राइवर है उसने दारू पी के गाड़ी चलाई है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी रेड लाइट से आई हुई थी जिसके अंदर 3 लड़कियां थी और जब इस व्हाइट गाड़ी को हिट करा और वो वहां से भाग गए, जिसमें 2 फीमेल स्टूडेंट को छोटी मोटी चोट लगी है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बूढ़ा आदमी वो वहां पर बेहोश हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि बैन तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से वहां पर जाओ और उन लोगों को बचा लो। बैन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई माउंटेन का आदमी यहाँ पर आया हुआ है और वो मुझे देख रहा है। एंड वो भीड़ की तरफ देखता है जो कि फोटो वीडियो बना रहे होते हैं। तभी उन भीड़ के अंदर एक आदमी होता है जो बैन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। बैन अभी भी स्ट्रेंजली उन भीड़ को देख रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि जो बंदा मुझे घूर रहा था वो अचानक गायब हो गया, क्या यहाँ पर सच में कोई बंदा था भी या सिर्फ मैं ऐसे कोई इल्यूजन कर रहा हूँ। बैन पिंकी को देखते हुए बोलते हैं कि उस ओल्ड मैन को छेड़ो मत, वो सीरियसली इंजर्ड है। पिंकी उस बूढ़े इंसान को देख के घबरा रही होती है एंड वो बोलती है कि मैं इस आदमी को बचाना चाहती हूँ। एंड इससे ये तो पता चलता है कि जो पिंकी है वो दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड वो अपने मन में बोलती है कि मुझे ये तो पता है कि मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल होती है, मैं पल्स को फील कर सकती हूँ, मुझे एक्यूपंक्चर भी आती है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस आदमी को कैसे बचाऊँ। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो पिंकी से बोलता है कि मैं एक सर्जन हूँ, मैं इसको संभालता हूँ। और फिर वो उस बूढ़े आदमी की आंखें चेक करता है, फिर वो उस बूढ़े आदमी की एग्जामिन करता है एंड वो बोलता है कि जो इसकी इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस है और जो इसकी
प्यूपिल्स हैं, यानी कि आँख का जो बीच का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो चुका है। अभी के टाइम पे वो सांस तो ले रहा है और उसकी जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। तभी वो एक पुलिस वाली को बोलता है जो कि उसके पीछे खड़ी होती है, एंड वो बोलता है कि आखिर एम्बुलेंस कहाँ है, वो अब तक आई क्यों नहीं। तभी पुलिस वाली बताती है कि आज वीकेंड का टाइम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं और जिसकी वजह से जो एम्बुलेंस है वो टाइम पर नहीं आ पाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद जो वो सर्जन होता है वो पिंकी से बोलता है कि इस ओल्ड मैन को एक सर्जरी की जरूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी। अगर वो टाइम पे सर्जरी नहीं हुई तो ये अपनी जान को नहीं बचा पाएगा और ये मर भी सकता है। ये बात सुनने के बाद जो पिंकी होती है वो रोने लग जाती है, एंड वो बोलती है कि बैन ये आदमी मर रहा है, प्लीज जल्दी यहाँ पर आओ और इसे बचा लो। ये बात सुनने के बाद बैन पिंकी के सर के ऊपर हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आगे का सब कुछ संभाल लूंगा। एंड वो उस बूढ़े आदमी के पास बैठता है एंड वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये आदमी नहीं मरेगा। ये बात सुनने के बाद पिंकी इमोशनल होते हुए बोलती है कि क्या तुम सच में से बचा सकते हो। तभी बैन स्माइल करता है एंड उसे टच करने के लिए जाता है। जैसे ही बैन उस बूढ़े इंसान को टच करने वाला होता है, सर्जन उसका हाथ रोक लेता है एंड वो बोलता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक्सीडेंट सीन है और तुम ऐसे इसको टच नहीं कर सकते, ये तुम्हारा कोई गुड्डा गुडियों का खेल नहीं चल रहा है। ये बात सुनने के बाद बैन अजीब सा मुंह बना लेता है एंड वो बोलती है आखिर हमें क्यों रोक रहा है, हम इसे बचा सकते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद बैन खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम ऐसी बात करो तो इसको तुम बचा लो। ये सुनने के बाद पिंकी बहन होती है एंड वो बोलती है अरे ये क्या हो गया। तभी वो बैन का हाथ पकड़ती है एंड वो बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट के साथ बोलती है कि बैन प्लीज़ इस आदमी को बचा लो, मैं नहीं चाहती कि मरे। एंड वो बहुत ज़्यादा इमोशनली बैन को देख रही होती है। बैन ये बातें सुनने के बाद बोलता है कि चिंता मत करो, जो इसकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मैं इसको बचा लूंगा, बट अभी के टाइम पे मैं दूसरों को संभाल लेता हूँ, मेरे साथ आओ और मेरी मदद करो। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि ठीक है। फिर जो बैन होता है उन दो लड़कियों के पास जाता है जो कि इंजर्ड हुई थी उस कार एक्सीडेंट के अंदर। बैन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हारी बोन्स को मसाज करूँगा। तभी पिंकी बोलती है कि बैन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, आगे तुम इतने सारे ब्लड को देखते हुए इतना ज़्यादा काम कैसे हो। तभी बैन बोलता है कि मुझे इसकी आदत है। ये बात सुनने के बाद पिंकी हैरान होती है, वो बोलती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी बैन अपने मन में बोलता है कि अब मैं इस लड़की को कैसे बताऊं कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आया हूं जहां पर मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था और मैं वीक लोगों को बहुत ज़्यादा ही आसानी से मार सकता था और मैंने अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ फाइट ही करी है, तो ये छोटा मोटा ब्लड मेरे लिए कुछ बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने इतने ज्यादा खून खराबा देखा है कि अगर मैं उसको एक जगह इकट्ठा करूं तो वो एक पूरी नदी बना सकता है। फिर बैन उस लड़की का ट्रीटमेंट कर देता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। बैन बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी वो लड़की बोलती कि मुझे कुछ भी दर्द फील नहीं हो रहा है। तभी वो एक लड़की के पास और जाता है जो गाड़ी के अंदर होती है एंड उसकी भी हालत ख़राब होती है। बैन उसकी पल्स को चेक करते हुए बोलता है कि ये फाइन है, बस ये बेहोश हो चुकी है। एंड फिर वो अपने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करते हुए उसकी नेक पे मारता है, यानी कि एक्यूपंक्चर करता है। एंड वो बोलता है कि वो जल्दी खड़ी हो जाएगी, मैंने इसे इंजेक्ट कर दिया है, शायद मुझे यहाँ पर रहकर उसे ऑब्जर्व करना चाहिए थोड़ी देर तक। ये सारी चीजें वो सर्जन भी देख रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये तो एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है और इसने कुछ ही देर के अंदर इतने सारे लोगों को क्योर कर दिया है, ये बंदा कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो बैन होता है उस बूढ़े आदमी के पास आता है एंड वो बोलता है कि अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं क्वालिफाई हूँ इस ओल्ड मैन की इंजरीज को ठीक करने के लिए। सर्जन बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को तो मान गया कि तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाइड तो हो कि तुम इस बंदे को ठीक कर सकते हो, आखिर तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तभी जो बैन होता है वो बोलता है कि बस तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना जब मैं उसे एक्यूपंक्चर कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद सर्जन बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। फिर जो बैन होता है वो अपनी 2 गोल्डन नीडल्स को बाहर निकालता है एंड उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि अगर मेरे पास थोड़ी और स्पिरिचुअल एनर्जी होती तो मैं इसे और आसानी से ठीक कर सकता था, बट अभी के टाइम पर मेरे पास कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, बट मेरी जो निडल वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसको और अच्छे से कर पाऊँगा तो मैं इस आदमी को बचा सकता हूँ। एंड उसे एक्यूपंक्चर करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें वो सर्जन भी देख रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट के अंदर पिंच करना, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छे से ये लड़का कर रहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी छोटी उम्र के अंदर ये इतना ज़्यादा क्वालिफाई है। देखने तो ऐसा लग रहा है कि कई सालों से ये चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, बट ये तो एक छोटा सा बच्चा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि ओ माय गॉड, ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या ये उस बूढ़े आदमी को मारना चाहता है। और जो बैन होता है वो अपनी नीडल को उस बूढ़े आदमी की
हेड में भी लगा देता है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि जो ये ओल्ड मैन है इसका जो ब्रेन है वो भी इंजर्ड हुआ है, अगर मैंने उसे एक अच्छा एक्यूपंक्चर नहीं दिया टाइम के अंदर तो शायद वो पैरालाइज हो सकता है और ज़िंदगी में कभी उठे ही ना। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सर्जन बोलता है कि ये तो बी हाउ एक्यूपॉइंट है, मैंने सुना था कि जो चाइनीज़ जीनियस डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ पर एक्यूपंक्चर करना अफोर्ड नहीं कर सकते और इस बंदे ने इतने आसानी से ये चीज़ को कर दिया है। आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा स्किलफुल कैसे है। एंड फिर वो वहाँ पर उस पेशेंट को देखने लग जाते हैं। तभी जो ओल्ड मैन है वो हिलने लग जाता है। ये देखने के बाद जो जनता होती है वो बोलती है कि ये यंग लड़का तो कमाल का है, सच में इसने तो इस बंदे को बचा दिया है, ये बूढ़ा आदमी ठीक हो रहा है, ये अपनी उंगलियों को हिला पा रहा है। दूसरी तरफ जो बैन होता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करा है एंड वो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर यूज कर दी, अगर अभी भी ये ठीक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अपनी लैंगसेन 9 नीडल्स को 4 बार इस्तेमाल करा है, इसको इस्तेमाल करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी गाड़ी में से एक बंदा उतरता है एंड वो बोलता है कि मिस्टर लिंग प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए, ये हमारा रूल है। ये सारी बातें पुलिस वाला उस गाड़ी वाले बंदे को कह रही होती है। ये बात सुनने के बाद वो गाड़ी वाला बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने की, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, मैंने तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं कि अगर ये मर भी जाए तो ये जब भी काफ़ी होंगे। एंड फिर वो उस पुलिस वाले को गले से पकड़ लेता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर एक भी नॉनसेंस बात करी तो मैं जो तुम्हारी यूनिफॉर्म है उसको भी फाड़ दूंगा। एंड फिर वो नशे की हालत में तो होता ही है एंड वो जाकर उस गाड़ी को ठोकने लग जाता है जिसका उसने एक्सीडेंट करा होता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टक्कर मारने की। एंड उसके अंदर एक लड़की होती है जिसका इलाज पहले बैन ने करा होता है एंड वो होश में भी आ जाती है। उसको होश में आते हुए देखकर वो ड्रंक मैन जिसने सारा एक्सीडेंट करा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, तुम्हें क्या लगा अगर तुम कैंग शुई सिटी के अंदर रहती हो तो तुम बहुत बड़ी तोप हो, बट तुम इस बात को भूलो मत जो हमारी शादी है वो हमारी फैमिली ने डिसाइड करी है और तुम मेरी फैमिली बनने वाली हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज मुझे अपने आप को टच ना करने के लिए। एंड फिर वो अपने हाथ को उस लड़की के पास लेके जाता है एंड वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा कि कैसे बाइजिंग के अंदर सर्वाइव करा जाता है। तभी बीच में पिंकी आ जाती है एंड उस बंदे का हाथ पकड़ लेती है। ये देखने के बाद वो लड़का पिंकी को देखकर शर्मा रहा होता है एंड वो उसे बहुत ज़्यादा ही गलत नज़रों से देख रहा होता है। पिंकी बोलती है कि वो जस्ट अभी कोमा से वेकअप हुई है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे टच करने की। तभी वो ड्रंक मैन पिंकी के पास जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था मेरी कैंग शुई सिटी के अंदर इतनी सुंदर लड़कियां भी हैं, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो मेरी प्यारी लिटिल सिस्टर, तुम्हारे जो खूबसूरती है वो मेरे दिमाग में छप चुकी है, क्यों ना तुम मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए चलो। एंड वो पिंकी के पास आने लग जाता है। ये देखने के बाद पिंकी बोलती है कि कमीने मुझसे दूर हो जा। तभी वो ड्रंक आदमी और भी पास जाते हुए बोलता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी पीछे से बैन बोलता है कि क्या तूने आज तक कभी मार खाई है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा पीछे मुड़ता है एंड वो बैन को देखता है। बैन को देखने के बाद वो बोलता है कि ए मोटे आदमी, क्या तू यहाँ पर हीरो बनना चाहता है इन लड़कियों को बचाकर, बट मैं तुझे बता दूं तू जैसा मोटा सूअर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एंड वो उसे पंच मारने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि आज तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। और गाइस इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म होती है। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है जितना मैंने इंतजार करवाया उसके हिसाब से, बट आप मेरी इस बात को समझो, अभी मैं घर से बाहर हूँ जिसकी वजह से मैं पहले की तरह लंबी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। साथ में और जो ये कॉमिक है जो आप देख रहे हो उसके जितने भी इंग्लिश पार्ट थे वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अभी मैं चाइनीज़ में पढ़ के इसको बना रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे दुगनी मेहनत लग रही है। एक तो मैं बाहर हूँ और इसकी चाइनीज़ ट्रांसलेशन से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे दुगना तिगना टाइम लग रहा है। बट जो आपने इतनी ज़्यादा डिमांड करी है उसको देखकर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। पहले तो ये प्लान था कि मैं इसे थोड़ा लेट बनाता, बट मैं आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकता। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पर सपोर्ट दिखाओगे ताकि मुझे एक ऐसा मोटिवेशन मिले कि आगे मैं इसके और भी पार्ट्स ला सकूँ। अगर आप चाहते हो इसके पार्ट्स आएँ तो आपको इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा लाइक्स करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा कमेंट करने पड़ेंगे। जितना अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे सपोर्ट दिखाओगे। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब करो एंड ऐसे देखते रहो XD एक्सप्लेन्ड।